हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ये अध्याय 31 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद रखिएगा। संविधान में पिछड़ा वर्ग यानी बैकवर्ड क्लास को परिभाषित नहीं किया गया है। जो हमारा संविधान है, इस संविधान में बैकवर्ड क्लास को जस्टिफाई नहीं किया गया है, लेकिन समाज के उन वर्गों को पिछड़ा कहा जाता है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर है। तो पिछड़ा वर्ग किनको कहा जाता है? जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर है, इनको बैकवर्ड क्लास कहा जाता है। ये ऐसे वर्ग हैं जो अनुसूचित जाति और जनजाति में सम्मिलित नहीं किए गए हैं, परंतु संविधान में इन वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। संविधान का अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत अगर बात करें तो राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। तो आर्टिकल 15(4) जो कि इसमें कहा गया है कि जो राज्य है वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग को जिसका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान कर सकता है। तो आर्टिकल 16(4) में क्या प्रावधान किया गया है कि जो राज्य है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग को जिसका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, इनके लिए नियुक्तियां और पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 46 अनुच्छेद 46 राज्य को यह निर्देश देता है कि राज्य अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा और आर्थिक हितों के अभिवृद्धि के लिए भी प्रयास कर सकता है। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत अगर बात करें तो राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए जो है अनुशंसाएं के लिए एक आयोग का गठन कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 340 के अंतर्गत अगर बात करें तो राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने के लिए और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए जो है एक आयोग का गठन कर सकते हैं। राष्ट्रपति आयोग की जो स्थापना है इसके बारे में चर्चा करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे दो आयोग का नाम आएगा जो कि आपको रट जाना है, यहां से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा अभी तक 2 बार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। पहला कब किया गया था? तो 29 जनवरी 1953 को काका कालेलकर के अध्यक्षता में, यानी काका कालेलकर आयोग के अध्यक्ष थे। दूसरा 20 सितंबर 1978 को किसके अध्यक्षता में? तो वीपी मंडल के अध्यक्षता में मंडल आयोग का जो है गठन किया गया था। तो काका कालेलकर आयोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। गांधीवादी विचारधारा, याद रखिएगा, ये जो काका कालेलकर थे ये गांधीवादी विचारक थे और काका कालेलकर के अध्यक्षता में 1953 में पिछड़ी जातियों का अध्ययन करने के लिए पहले पिछड़ी जाति आयोग का जो है गठन हुआ। तो पहला जो पिछड़ी जाति आयोग का गठन हुआ किसके अध्यक्षता में? काका कालेलकर के अध्यक्षता में। और 30 मार्च 1955 को आयोग ने अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी। आयोग ने 2399 जातियों की पिछड़ी जाति के रूप में पहचान की और सभी स्त्रियों को पिछड़ी जाति में रखने की इसने सिफारिश की। तो काका कालेलकर जो आयोग था इसने सभी स्त्रियों को पिछड़ी जाति में रखने की क्या किया? सिफारिश की। इस आयोग ने सरकारी नौकरियों में प्रथम श्रेणी में 25%, द्वितीय श्रेणी में 33% और तृतीय श्रेणी में 40% आरक्षण की सिफारिश की। और इस आयोग की जो संतुतियां थी लागू नहीं हुई। इनके जो सिफारिशें थे ये पूरी तरह से लागू नहीं की गई। इसके बाद मंडल आयोग, मंडल कमीशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री वीपी मंडल की अध्यक्षता में, जो उस समय जो मतलब कि प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई थे, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री
बीपी मंडल के अध्यक्षता में 6 सदस्यीय दूसरा जो है पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया। और इस आयोग ने 31 दिसंबर 1980 को जो है अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रतिवेदन में यानी रिपोर्ट में जातियों को भारतीय समाज की आधारशिला माना गया और 3743 पिछड़ी जातियों की पहचान की गई और इसने पिछड़ी जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की अनुशंसा की। इसकी संतुतियों को मानते हुए सरकार ने इनके सिफारिशों को मानते हुए सरकार ने क्या किया, 13 अगस्त 1990 को अन्य पिछड़े वर्गों को जो है 27% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा कर दी। इस प्रावधान को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। उच्चतम न्यायालय ने 16 नवंबर 1992 को निर्णय देते हुए क्रीमी लेयर को हटाकर अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण को जो है वैध ठहराया। इसी निर्णय में केंद्र और राज्य सरकारों को जो है एक एक अस्थायी पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने के निर्देश दिए। देखिए, उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के अधीन एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 14 अगस्त 1993 को किया और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष रखा गया, तो इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो संरचना है इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में जो अध्यक्ष होगा यह उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो संरचना है इसमें एक अध्यक्ष होगा और इसकी जो योग्यता है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश और 4 सदस्य होंगे। ये जो 4 सदस्य हैं और इनकी जो योग्यता है क्या होनी चाहिए, तो एक सदस्य होगा समाज विज्ञानी व्यक्ति, दूसरा सदस्य जो है पिछड़ा वर्गों से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, ठीक है। 2 सदस्य होंगे इससे, मतलब कि जो पिछड़ा वर्गों से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति 2 होगा, ठीक है। और जो चौथा व्यक्ति होगा वो भारत सरकार में सचिव के पद कार्यरत या सचिव पद से सेवानिवृत्त अधिकारी होगा। तो एक समाज विज्ञानी व्यक्ति, 2 पिछड़ा वर्गों से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति और एक भारत सरकार में सचिव के पद पर कार्यरत या सचिव पद से सेवानिवृत्त अधिकारी, ये 4 सदस्य होंगे और एक अध्यक्ष होंगे। आयोग की जो संरचना है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, यह आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। जो आयोग है ये क्या है, एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य और एक सदस्य सचिव होता है। आयोग की स्वतंत्रता और दक्षता को बनाए रखने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश होगा, ठीक है। और इसके अतिरिक्त अगर इस अध्यक्ष के अतिरिक्त अगर बात करें तो इसके अतिरिक्त 2 सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें पिछड़ा वर्गों के संबंध में, जो पिछड़े वर्ग हैं इनके संबंध में, पिछड़ा वर्गों के संबंध में विशेष ज्ञान या अनुभव हो और एक अन्य सदस्य जो होगा वो समाज विज्ञानी होगा। और याद रखिएगा इसमें केंद्र सरकार के एक ऐसे अधिकारी को नियुक्त किया जाता है जो कि सचिव के समकक्ष हो और इन सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष का होता है। सदस्यों की जो पदमुक्ति है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, पदमुक्ति कैसे होगा, सदस्य किसी भी समय केंद्र सरकार को संबोधित त्याग पत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। यदि अगर बात करें, यदि अनुमति लिए बिना आयोग की बैठकों में लगातार 3 अधिवेशनों से जो है भाग न ले रहा हो तो वो व्यक्ति पद से मुक्त हो जाएगा। और यदि उसका पद पर बने रहना पिछड़ा वर्गों के हितों के प्रतिकूल हो तो भी वो पद से हट जाएगा। आयोग के जो कार्य हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है पिछड़ा वर्गों की केंद्रीय सूची, यानी पिछड़े वर्ग में जो पिछड़े वर्ग की सूची है इसमें जातियों को शामिल करना। तो पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में जातियों को शामिल करना पिछड़ा वर्ग जो है इस आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो याद रखिएगा, पिछड़े वर्गों को केंद्रीय सूची में जातियों को शामिल करना, किसी भी पिछड़ी जाति को इस सूची में शामिल करने के अनुरोध पर विचार करना और आयोग इस शिकायत की भी जांच करेगा। आयोग जो है इस शिकायत की भी जांच करेगा कि कुछ जातियों का प्रतिनिधित्व न तो ज्यादा हो और न ही कम, जिसे आरक्षण का लाभ सभी जातियों को समान रूप से मिले।
क्रीमी लेयर की संकल्पना का प्रतिपादन उच्चतम न्यायालय ने किया था, लेकिन पिछड़े वर्ग आयोग के द्वारा क्रीमी लेयर की सीमा के निर्धारण के लिए जो है सलाह सरकार को दी जाती है। तो क्रीमी लेयर की जो संकल्पना है इसका प्रतिपादन किसने किया? उच्चतम न्यायालय ने। लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा क्रीमी लेयर की जो सीमा है इसका निर्धारण की सलाह सरकार को दी जाती है और किन्नरों को मिला अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, स्वतंत्रता के 67 वर्षों के उपरांत भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक निर्णय के द्वारा देश के किन्नर नागरिकों की पहचान स्थापित की है। अप्रैल 2014 को उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर निर्णय देते हुए किन्नरों को महिला पुरुष के अतिरिक्त तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्रदान की है तथा उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में शामिल करने का निर्देश सरकार को दिया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर बात करें तो क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर आय की वह सीमा है। क्रीमी लेयर का निर्धारण आय की सीमा से किया जाता है। तो आय की वह सीमा है जिसके अंतर्गत आने वाले व्यक्ति और उनके बच्चे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण व्यवस्था का लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे। और समय समय पर इस वार्षिक आय की सीमा में संशोधन किया गया है। 1993 में क्रीमी लेयर के अंतर्गत आय की सीमा 1 लाख वार्षिक थी, जो 2004 में बढ़ाकर 2.5 लाख रुपया कर दिया गया और 2008 में बढ़ाकर 4.5 लाख वार्षिक कर दिया गया और 2013 में इसे पुनः संशोधन करते हुए जो है क्रीमी लेयर के अंतर्गत वार्षिक आय 6 लाख कर दी गई। परंतु वर्तमान में क्रीमी लेयर के अंतर्गत वार्षिक आय 8 लाख रुपए है। कितना? 8 लाख। आयोग की जो कार्य प्रक्रिया है इसके बारे में देख लेते हैं। आयोग स्वयं अपने कार्य प्रक्रिया का निर्धारण कर सकता है। आयोग की बैठक के लिए जो है स्थान और बैठक के तिथियों का निर्धारण भी आयोग के द्वारा किया जाता है। आयोग की जो रिपोर्ट है इसके बारे में देख लेते हैं। आयोग प्रति वर्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूरा विवरण होगा। आयोग की रिपोर्ट संघ सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है, परंतु संघ सरकार के द्वारा आयोग के रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही का या रिपोर्ट को अस्वीकार करने के कारणों का उल्लेख करना होता है, जिसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा केंद्रीय सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं के लिए निर्मित पिछड़ी जातियों की सूची को पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग में विभाजित करने की सलाह दी गई है। आयोग की जो शक्तियां हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आयोग अपने निर्धारित कार्यों का पालन करते समय एक सिविल न्यायालय की शक्तियां धारण करता है। यह भारतीय भूभाग में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है एवं किसी भी दस्तावेज को प्राप्त कर सकता है। किसी अदालत या कार्यालय के किसी भी सार्वजनिक अभिलेख की मांग कर सकता है। इसके बाद शपथ जो पत्र होते हैं, इन शपथ पत्रों से साक्ष्य ग्रहण कर सकता है और साक्ष्यों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए जो है कमीशन निकाल सकता है। याद रखिएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में अत्यंत महत्वपूर्ण जो निकाय है, अदर जो मतलब कि जो बॉडीज है, महत्वपूर्ण जो निकाय है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और नीति आयोग। तो इनको नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है कवर करेंगे। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को नेक्स्ट सेशन में डील करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और देखिए, सेशन के लास्ट में इसलिए आपको टॉपिक बताया जाता है कि ताकि आप एक बार टॉपिक को रिवाइज कर पाएं और जब लेक्चर आप जो है सुने तो आपका रिवीजन बहुत ज्यादा अच्छा हो जाए। तो पीडीएफ ले लीजिए, या बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पीडीएफ ले लीजिए। पीडीएफ जो है इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है, तो आप पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।